हेलो स्टूडेंट्स, मैं काजल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्टूडेंट जंक्शन में। और बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है बच्चों? मार्च में अच्छा परफॉर्म करना है, बिल्कुल कहते हैं ना स्टेज तोड़ परफॉर्म, वैसे ही परफॉर्म करना है। क्लास 12th में वही टॉप करना है, ये है हमारा गोल। और इस गोल को अचीव करने के लिए एक स्टेप जो भी हमारा है वो है केस स्टडी पढ़ना। तो आज की केस स्टडी की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए और एक पॉजिटिव सी वाइब के साथ। आपकी केस स्टडी सीरीज चल रही है आपका चैप्टर 7 डायरेक्टिंग की। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए भाई, आपका क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या बोल रहे हैं कि आपको मैस्लो की नीड को आइडेंटिफाई करना है जो एप्लीकेबल है ये सारे केसेस में। 1 2 3 इस तरीके से पॉइंट्स में दिया हुआ है। इन पॉइंट्स के बेसिस पर जो मैस्लो की आपको नीड पढ़ाई गई है बच्चों, 5 नीड्स होती हैं जो कैटेगराइज की गई हैं और उनकी प्रायोरिटी क्या होती है उस बेसिस पर उनको हायरार्की में सेट किया गया है। तो उन नीड्स के बेसिस पर आपको ये पॉइंट्स में बताना है कि कौन सी नीड किस केस में रिलेट कर रही है। तो चलिए पहला केस स्टार्ट करें पढ़ना। वीरेंद्र वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है 20 साल से, मतलब 20 साल से काम कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। ड्यूरिंग ऑल दीज ईयर्स, जो 20 साल उन्होंने काम किया उसके दौरान एक बेस्ट परफॉर्मेंस के बावजूद भी ऑर्गेनाइजेशन में भाई उन्होंने एक वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को अभी तक रीच नहीं किया। इसका मतलब वीरेंद्र हैं जो एक एज ए एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है 20 साल से। अगर आप 20 साल किसी कंपनी में देंगे ना तो ऑब्वियस आप ये सोचेंगे, ये नहीं कि जिस पोस्ट पर मैंने ज्वाइन किया वहीं रहूँ, आगे बढ़ने की सोचेंगे। और 20 साल से जब कोई बंदा काम कर रहा है और बेस्ट परफॉर्मेंस भी दे रहा है, इनके अकॉर्डिंग कहना यही है, उसके बावजूद भी ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है उसे अभी तक रीच नहीं किया है। इसका मतलब हायर पोस्ट तक अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो भाई जहाँ रैंकिंग, स्टेटस, इन सारी चीज़ों की बात होती है तो वहाँ कौन सी नीड होती है? 5 नीड्स में से बेसिक नीड्स नहीं है, सेफ्टी भी नीड नहीं है, ना हम यहाँ एफिलिएशन कोई सोशल नीड की बात कर रहे हैं, यहाँ हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की भी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं बच्चों सेल्फ एस्टीम की, जिसमें आप खुद को कुछ प्रूफ करना चाहते हैं, खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रेपुटेशन और स्टेटस के लिए काम करते हैं। तो जहाँ भी हाई रैंक या स्टेटस की बात आएगी बच्चों, वहाँ आएगा सेल्फ एस्टीम। तो यहाँ जिस नीड की बात हो रही है वो है सेल्फ एस्टीम। अब देखते हैं अपनी सेकंड केस स्टडी। सेकंड क्या कह रहे हैं? वंदना एक सॉफ्टवेयर फर्म में काम करती हैं। वो ऑफिस जाती है विच इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर फ्रॉम हर हाउस, मतलब जो उनका घर है उससे 20 किलोमीटर दूर है उनका ऑफिस। और जो उनके हस्बैंड हैं वो भी काफ़ी अच्छा अर्न करते हैं, क्योंकि वो क्या है, बाय प्रोफेशन वो पायलट हैं विद द लीडिंग एयरलाइन के, जो अभी लीड कर रही है। इसका मतलब कोई कमी तो नहीं है, पायलट हैं उनके हस्बैंड, काफ़ी अच्छा अर्न करते हैं। शी बिलोंग्स टू गुड अर्निंग फैमिली, ये भी बोल रहे हैं जो उनका फैमिली बैकग्राउंड है, जो वो भी अच्छा खासा उसका फाइनेंशियल स्टेटस है। ठीक है भाई, हस्बैंड भी उनका भी अच्छा अर्निंग। लेकिन उसने डिसाइड किया है कीप ऑन गोइंग टू हर जॉब, लेकिन वो फिर भी अपनी जॉब कंटिन्यू करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि विच शी फील्स हेल्प्स हर गेन एक्सेप्टेंस इन हर सोशल सर्कल, इसीलिए वो जॉब कर रही है क्योंकि सोशल सर्कल में, जो उनका सोशल सर्कल है, मतलब जो उनकी फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कोई भी आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं, तो उन सभी के साथ अपना एक कहते हैं ना उनको एक्सेप्ट किया जा सके, उस एक्सेप्टेंस को गेन करने के लिए वो जॉब कर रही है। तो यहाँ किस नीड को कंप्लीट करने के लिए वो जॉब कर रही है आप बताइए? यहाँ वो सोशल सर्कल में एक्सेप्टेबल हो इसीलिए कर रही है। और सोशल सर्कल मीन्स एफिलिएशन, मीन्स सोशल नीड्स। तो यहाँ बच्चों जो सेकंड पॉइंट कह रहा है वो ये कह रहा है एफिलिएशन नीड की वजह से जो वंदना है वो यहाँ काम कर रही है। अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट केस स्टडी पर। बच्चों ये 3 है, ठीक है। कविता हैज़ रिसेंटली पास आउट फ्रॉम अ डिसेंट MBA कॉलेज। कविता है, उन्होंने रिसेंटली बहुत ही अच्छे कॉलेज से MBA पास किया है विद हर मेजर इन मार्केटिंग। जो उनकी MBA है ना वो किस में स्पेशलाइज्ड है? मार्केटिंग में। लॉट ऑफ मनी ऑफ हर पेरेंट्स हैज़ बीन स्पेंट फॉर पेइंग हर एजुकेशन फ़ी। उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने, भैया आप एक अच्छे कॉलेज से अगर कोई भी MBA कराएंगे तो ऑब्वियसली उसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च होगा। तो उसमें यही बोल रहे हैं कि जो उसके पेरेंट्स हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया है। नाउ शी हैज़ अप्लाई फॉर अ जॉब इन अ कंपनी ऑफ रेपुटेशन। बच्चों जैसे आप लोगों को पढ़ाने के लिए आपके पेरेंट्स हमेशा यही सोचते हैं कि बेटर से बेटर वो अपने एफर्ट्स कर रहे हैं।
अच्छे से अच्छे कॉलेज में आपको पढ़ा सकें, आप अच्छे से पढ़ सकें, तो इससे क्या है, इसलिए वो काफ़ी पैसा खर्च करने के लिए भी राजी हैं। तो यहाँ यही बोल रहे हैं, जो कविता ने MBA किया है बहुत ही अच्छे कॉलेज से किया है और उसके पेरेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया है, लेकिन अब उसने क्या किया है, कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर दिया जब उसने अपना MBA पास कर लिया। उसका जो मेन कंसर्न क्या है जॉब करने के लिए, यहाँ देखो, यहाँ उसकी नीड अराइज हुई, क्योंकि उसके बोल रहे हैं जॉब करने के पीछे जो उसका कंसर्न है वो है गुड सैलरी, जिससे उसे क्या मिलती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और जहाँ बात आ रही है फाइनेंशियल सिक्योरिटी की, तो वहाँ बच्चों जॉब सिक्योरिटी मत समझना, सेफ्टी नीड्स इसके बारे में बात नहीं करती है। सेफ्टी नीड्स का मतलब होता है जहाँ जॉब सिक्योरिटी मिल रही हो कि परमानेंट है, आप फ्यूचर के लिए सोच कर चल रहे हो, और यहाँ कहीं भी फ्यूचर का कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है, कहीं भी इस जगह फ्यूचर की बात नहीं हो रही है। तो सेफ्टी नीड्स नहीं है, ना सोशल नीड्स की बात हुई है, ना सेल्फ एस्टीम की बात हुई है, ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। यहाँ बात हुई है जस्ट जैसे एक पर्सन अर्न करने जाता है किसी लिए, उसके पैसे कमाने के लिए उसकी नीड होती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ऐसे ही यहाँ नीड है कविता की फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मतलब बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। इस पर्टिकुलर नीड को फुलफिल करने के लिए वो यहाँ जॉब कर रही है। तो बच्चों जो यहाँ नीड आएगी वो आएगी आपकी बेसिक नीड, और इसमें आप इसे बेसिक नीड भी बोल सकते हैं और फिजियोलॉजिकल नीड भी बोल सकते हैं। ये आ गई है नीड। चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये लास्ट पॉइंट है इसका। महक हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट थ्रू आउट हर लाइफ। जो महक है वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रही है, ठीक है भाई। उसने अपना ग्रेजुएशन किया है बहुत ही अच्छे कॉलेज से, ओके, लेकिन जब प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ तो उसने डिसाइड किया कि वो अपना नेम वहाँ से विड्रॉ कर लेगी। आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं, काफ़ी अच्छे कॉलेज हैं जो उनसे अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और जब प्लेसमेंट की बारी आई तब उसने अपना नाम वहाँ से विड्रॉ कर लिया, क्योंकि 1 महीने बाद उसने स्टार्ट कर लिया खुद का NGO। उसने कहा मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे खुद का NGO स्टार्ट करना है जो कि एजुकेशन प्रोवाइड करेगा गरीब बच्चों को। और उसका जो NGO है उसने अपना टारगेट सेट किया है कि उसे डेफिनेट नंबर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ना कि जॉब करनी है। मतलब उनके लिए कुछ करना है, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना है, अपना कुछ स्टार्ट करना है। तो वो एबल है अचीव करने में गोल को। अभी वो एट प्रेजेंट 5000 बच्चों को एजुकेशन दे पा रही है बाय द एंड ऑफ 5 ईयर, और वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। तो यहाँ जो बात हो रही है, यहाँ किसी जॉब की बात नहीं हो रही है, कोई पर्टिकुलर नीड को कंप्लीट नहीं कर रहा है। ना उसने अपने सर्वाइवल के लिए सोचा, ना अपने फ्यूचर के लिए सोचा। अगर ऐसे सोचती तो वो ये सोचती कि मैं पैसे अर्न करूँ, अपना जॉब सिक्योर करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ना सोशल नीड के बारे में सोचा। यहाँ एस्टीम भी नहीं है, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसा कुछ नहीं है। खुद को कुछ अचीव करना है, मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। समाज में रहकर सोसाइटी के लिए भी कंट्रीब्यूट करना है, कुछ वैल्यूज़ क्रिएट करनी है और खुद से कुछ अचीव करना है। इसीलिए जॉब ना करके उसने खुद का एक NGO स्टार्ट किया जो कि गरीब बच्चों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ बच्चों जो नीड होगी वो होगी आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जो हायर नीड होती है मैस्लो की नीड हायरार्की में। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखो भाई इसके आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्या कह रहा है देखते हैं। यहाँ क्या बात आ गई, डायरेक्टिंग की बात करें तो इंसेंटिव कहाँ से पीछे रह सकते हैं। तो विच टाइप ऑफ इंसेंटिव इज हाईलाइटेड इन दी अबव केस। ये केस है ना, इसमें किसी की इंसेंटिव की बात की गई है, वो बताना है। और बताइए, आइडेंटिफाई कीजिए वेरियस टाइप्स ऑफ दीज इंसेंटिव जो हाईलाइट किए गए हों। और भी अगर इंसेंटिव्स आपको दिखे हैं वो किस टाइप का इंसेंटिव है, फाइनेंशियल है, नॉन फाइनेंशियल है, ये आपको बताना है। तो चलो केस स्टडी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग इंसेंटिव। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी पॉलिसी है कि वो इंसेंटिव प्रोवाइड करता है मॉनेटरी टर्म्स में, मतलब फाइनेंशियल। ठीक है, इट नोज दैट, वो ये जानता है कि भाई एक एम्प्लॉय की अगर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है ना तो उनकी नीड सेटिस्फाई होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर एक कंपनी में अगर आप एज अ ओनर कंपनी रन कर रहे हैं और एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उनसे काम कराना है तो भाई उनकी मॉनेटरी नीड्स हैं, उनकी नीड को जब आप सेटिस्फाइड कर लेंगे ना तो वो अपने आप काम करेंगे। ठीक है, कंपनी हैज़ केम अप विद अ प्लान ऑफ इंक्रीजिंग वेजेस ऑफ वर्कर हु परफॉर्म बियॉन्ड अ डेफिनेट लेवल। मतलब इन्होंने ये बोला है कि कंपनी ने अब एक नया प्लान बनाया है। भाई क्या, उसने ये कहा है कि हम वेजेस को इंक्रीज करते चले जाएंगे वर्कर की, अगर वो जो एक
पर्टिकुलर लेवल है ना, उससे बियॉन्ड जाकर परफॉर्म करते हैं। इसका मतलब एक वर्कर को मान लीजिए 1000 रुपये मिलते हैं, लेकिन जो उसका लेवल है, जो डेफिनेट लेवल किया है कि पर डे आपको 10 यूनिट बनाने हैं। अब 10 यूनिट के अलावा आपने बना लिए 12 या फिर 13 यूनिट बना लिए, तो उसका मतलब डेफिनेट लेवल से आप बियॉन्ड चले गए 13। और तो आपकी जो वर्कर की जो वेजेस होगी, जो आपको 1000 रुपये मिल रहे हैं, वो 1000 रुपये ना मिलकर कितने मिलेंगे, 1200 1300 जो भी है वो डिपेंड करता है, लेकिन कुछ बढ़कर मिलेंगे। इसका मतलब आपने ये बोला कि जैसा आप काम करेंगे और उस काम से जो आपका डेफिनेट लेवल से भी ज़्यादा काम अगर कर लेते हैं, जितना तय हुआ है उससे ज़्यादा, तो आपकी वेजेस को इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। इसका मतलब आपका जो इंसेंटिव है या जो वेजेस है वो किससे लिंक्ड हुई, काम से। और यहाँ बात हो रही है प्रोडक्शन की, तो कौन सा इंसेंटिव हुआ, जो वेजेस प्रोडक्शन से या काम से लिंक्ड है, तब यहाँ वेजेस का जो अमाउंट है वो उस पर डिपेंड करता है, तो इसे बोलते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड वेजेस। तो यहाँ जो बच्चों बात हो रही है इंसेंटिव की, वो है प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ वर्क से रिलेटेड जितना अच्छा काम और जितना ज़्यादा काम उतने ज़्यादा पैसे। तो यहाँ जो वेजेस आपको प्रोवाइड की जाएगी वो प्रोडक्शन से लिंक्ड होगी। बाय द एंड ऑफ द ईयर, अब साल के अंत में कंपनी के पास और भी प्लान्स आए। अब देखते हैं भाई क्या प्लान आए। इट वॉन्ट्स टू गिव एन इंसेंटिव, ये इंसेंटिव देना चाहती है वर्कर्स को ओवर एंड अबव द वेजेस। पहले तो ये प्लान था कि जैसा प्रोडक्शन वैसी वेजेस। अब उन्होंने कुछ एक दूसरा प्लान और इम्प्लीमेंट किया कि उन्होंने ये बोला कि भाई हम एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव्स देंगे जो उनको वेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं उससे भी कुछ ऊपर। तो जैसे आपका बेसिक पे मान लीजिए 10,000 है, अगर उससे ऊपर आपको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा पे किए जाते हैं तो आप उसे क्या बोलते हैं बताइए, उसे कमीशन नहीं बोलेंगे। जो आपको एक्चुअल पे किया जा रहा है वो तो आपको रिसीव हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ उससे अबव कुछ एक्स्ट्रा पे किया जा रहा है, उसे बोलते हैं बच्चों बोनस, जो एक इंसेंटिव का पार्ट है और वो भी एक एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए दिया जाता है। जो भी चीज़ वेजेस से अबव दी जा रही है, प्रोवाइड की जा रही है, वो बोनस का पार्ट होती है। चलो अब देखो, वर्कर्स ने स्टार्ट कर दिया और भी ज़्यादा एफर्ट देना, भाई उनको ज़्यादा पैसे मिले, इससे मोटिवेट हो गए और एफर्ट्स देने लगे। कंपनी ने अनाउंस किया जब मार्च का महीना आया उसके बाद कि इट विल बी गिविंग शेयर्स टू द एक्सेप्शनली परफॉर्मिंग वर्कर। अब भाई तीसरी स्कीम और आ गई क्या, मार्च के महीने के बाद उन्होंने बोला कि वो शेयर भी देगी कुछ, स्पेशली जो कुछ अच्छा परफॉर्म करने वाले वर्कर होंगे, जो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, उन वर्कर्स को शेयर भी देगी। ये वाले शेयर नहीं है, ये स्टॉक वाले शेयर नहीं है, मतलब शेयरिंग में भी शामिल करेगी। किसमें बात करते हैं, कंपनी अब होप कर रही है कि एक अच्छा रिस्पॉन्स अब तो आना चाहिए भाई, क्योंकि हम उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए टाइम टू टाइम अपने इंसेंटिव्स प्लान की अनाउंसमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब जो तीसरी यहाँ आ रही है इंसेंटिव, वो कौन सा है, जब ये बोल रहे हैं कि हम आपको शेयरिंग भी देंगे। शेयरिंग किसकी, शेयर की नहीं बच्चों, शेयरिंग मतलब अभी आपको एक पर्टिकुलर सैलरी या वेजेस दे दी जाती है जो डिसाइडेड है, चाहे प्रॉफिट कंपनी को बहुत ज़्यादा हो या कम हो, आपको वो पर्टिकुलर अमाउंट मिलेगा। लेकिन जब आपसे बोला गया कि अब आपको शेयरिंग भी दी जाएगी, मतलब जितना प्रॉफिट एक्चुअल में कंपनी को होता है उसका कुछ परसेंटेज भी शेयर की तरह आपको दिया जाएगा, तो उसे बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। क्योंकि यहाँ आप एक वेजेस या एक अमाउंट जो फिक्स्ड है वो नहीं दे रहे हैं, यहाँ आप उसे अपने प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का मौका दे रहे हैं कि जो प्रॉफिट होगा अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उसमें से कुछ शेयर आपको भी मिलेगा। तो जब शेयरिंग की बात हो रही है तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, प्रॉफिट शेयरिंग। तो ये तीनों ही आप देखेंगे, यहाँ प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ बोनस मिल रहा है, यहाँ प्रोडक्शन के बेसिस पर वेजेस मिल रही है। तीनों में भाई क्या मिल रहा है, पैसा। और जहाँ पैसा मिल रहा है तो किस टाइप का इंसेंटिव हुआ, ये कौन सा हुआ, मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी, ये हुआ आपका मॉनेटरी इंसेंटिव। तो यही बताना था, कई सारे टाइप्स ऑफ प्लान्स थे, ये भी बताए थे और इंसेंटिव बताना था। तो इंसेंटिव बता दिया और किस टाइप के इंसेंटिव है ये भी बता दिया। चलिए इसका तो आंसर हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके क्वेश्चंस ना आप देखो कितना मज़ा सा आ रहा है ना करने में, इतना लग रहा है कि कितने इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में भी इतना डिफिकल्ट नहीं है और चीज़ों की मतलब कहते हैं ना उसी में ही कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, बस उसे पता करने की देर है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच फाइनेंशियल इंसेंटिव, यहाँ तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि फाइनेंशियल इंसेंटिव है जो यहाँ अब केस, मतलब ऊपर जो केस स्टडी दी गई है उसमें कुछ हाईलाइट किया गया है, कौन सा है ये बताना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। राजेश एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। कंपनी ग्रोइंग बाय लीव्स एंड बाउंड्स, कंपनी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो रही है। द एम्प्लॉयज़ आर हैप्पी, भाई एक कंपनी अच्छे से ग्रो होगी, काफ़ी अच्छा अर्न करेगी तो एम्प्लॉयज़ भी खुश होंगे क्योंकि उन्हें टाइमली सैलरी मिलेगी, उनकी बेसिक इंसेंटिव्स भी मिलेंगे और दे आर ऑल्सो सपोर्टेड बाय रेगुलर इंक्रीमेंट दियर सैलरी। अगर ये कंपनी काफ़ी अच्छा करती जाती है ना, बहुत ही उससे प्रॉफिट उसका बढ़ता जा रहा है रेशियो, तो उस केस में एम्प्लॉयज़ भी खुश होते हैं क्योंकि एम्प्लॉयज़ को भी कहीं ना कहीं मोटिवेट करने के लिए वो कुछ ना कुछ करती है। और जब वो कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है तो भाई उसको टाइमली सैलरी भी मिलेगी, इंसेंटिव्स भी मिलेंगे और प्रॉपर उसको रेगुलर बेसिस पर इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें जब मिलने लगेंगी तो भाई कौन सा एम्प्लॉय खुश नहीं होगा। अब आगे एचआर डिपार्टमेंट ने ये दिन दोनों काफ़ी ज़्यादा बिजी है क्योंकि वो कैलकुलेट कर रहा है एक्सपेंडिचर कंपनी के जो उसे एम्प्लॉयज़ को पे करने में होते हैं। इसका मतलब एक कंपनी जो काफ़ी अच्छा कर रही है उसके एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उनको टाइमली सैलरी मिलती है, बोनस वगैरह मिलता है। एचआर डिपार्टमेंट इन दिनों बहुत ज़्यादा बिजी है क्योंकि वो कैलकुलेट कर रहा है कि इन सभी चीज़ों को करने में कंपनी को एम्प्लॉयज़ को पे करने में कितना खर्चा आता है। तो कंपनी हाउएवर हैज़ डिसाइडेड, अब लेकिन कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे फ्रिंज बेनिफिट। जैसे कंपनी एम्प्लॉयज़ को क्या देगी भाई, कार अलाउंस, फॉरेन ट्रिप्स देगी। तो जब यहाँ बात हो रही है बच्चों, एक चीज़ आप नोट कर लीजिए कि जो कीवर्ड यहाँ नज़र आ रहा है ना वो है फ्रिंज बेनिफिट, क्योंकि फ्रिंज बेनिफिट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव। ठीक है, ये लिख दीजिए आगे। इस स्टेप के साथ कंपनी अब एंटर कर रही है इनटू द लिस्ट ऑफ फ्यू चूजन कंपनी, कई सारी कंपनीज के साथ जो कुछ उसकी सिलेक्टेड कंपनीज हैं उनके साथ भी टाई अप कर रही है। फॉर द एल्डरली मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के जो बहुत ही एल्डर मेंबर्स हैं, मतलब जो बड़े हैं, तो कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो उनको क्या देगी, ग्रेजुटी। जो काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं कंपनी में उनको क्या देगी भाई, ग्रेजुटी। और जब ग्रेजुटी किनको दी जाती है भाई, कब दी जाती है, रिटायरमेंट पर। और जो रिटायरमेंट बेनिफिट दिए जा रहे हैं इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव लिखा है। जो बड़े मेंबर्स हैं जो काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं उनको ग्रेजुटी दी जाएगी उनकी लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स में। ग्रेजुटी जब दी जाती है जब आपका रिटायरमेंट होता है, तो रिटायरमेंट बेनिफिट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव। अब ये देखो पेंशन वगैरह, प्रोविडेंट फंड, ये सारी चीज़ें उसी का पार्ट है। हाउ एवर देयर आर फ्यू मोर स्टेप, अब उसने और लिए। पहले उसने स्टेप लिया वही फ्रिंज बेनिफिट देंगे, फ्रिंज बेनिफिट को बच्चों परक्यूजिट भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ उन्होंने बोला जो मेंबर जो काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं उनको हम ग्रेजुटी भी देंगे, जो ओल्ड हैं तो उनके लिए भाई ग्रेजुटी दी जा रही है, मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट। अब एक स्टेप और लिया प्रोवाइड करने के लिए इंसेंटिव, जिसको कंसीडर किया जाएगा ट्रूली यूनिक है। क्या किया भाई यूनिक में, इट इज़ अबाउट प्रोवाइडिंग कंपनीज शेयर एट द प्राइस लोअर देन मार्केट प्राइस। एक स्टेप कंपनी के द्वारा और लिया गया एट द एंड, और उसमें ये सोचा गया कि कंपनी के जो शेयर होंगे जितनी उनकी मार्केट प्राइस होगी, सपोज कर लीजिए कि उसकी मार्केट प्राइस 10 रुपये है, तो हम एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करेंगे उस शेयर को 8 रुपये में, जो मार्केट प्राइस से काफ़ी बिलो होगा। तो इस ऑप्शन को क्या बोलते हैं, आपको 10 रुपये की चीज़ 8 रुपये मिल रही है और एज अ शेयर में इन्वॉल्व किया जा रहा है। और जब शेयर में इन्वॉल्व किया जा रहा है मतलब आपको ओनरशिप जैसा फील कराया जा रहा है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने का तरीका है। तो ये है तो फाइनेंशियल इंसेंटिव, लेकिन क्या बोलेंगे इस इंसेंटिव को, इसे बोलेंगे बच्चों एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। एम्प्लॉयज़ को शेयर का ऑप्शन दिया जाता है उस प्राइस पर विच इज़ बिलो देन मार्केट प्राइस। ये होता है, उसको को पार्टनरशिप भी बोलते हैं कि आप एज अ ओनर हैं, आपने बाकी एम्प्लॉयज़ को भी कम रेट पर वो शेयर देकर ओनरशिप जैसा फील कराया है, अपनी पार्टनरशिप में ऐड किया है। तो तीसरा जो बच्चों यहाँ है, पहला ये है, इसको परक्यूजिट भी बोल सकते हैं, दूसरा है रिटायरमेंट बेनिफिट का स्टेप, और तीसरा जो स्टेप है वो क्या हो गया, देखो कंपनीज शेयर्स, और शेयर की बात हो रही है इसका मतलब ओनर, तो को पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। ये 3 इंसेंटिव्स हैं बच्चों जो यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, और दीज ऑल आर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव।
चलो भाई चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है सॉल्व करने में? प्रैक्टिस भी कर लेना बच्चों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस क्वेश्चंस के आप देखोगे कि जैसे जैसे चैप्टर्स के आगे हम बढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे आप देखो क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी ज़्यादा ईजी होता जा रहा है। देखिए चलिए, अब यहाँ भी बात किसकी हो रही है भाई? इंसेंटिव की। ये क्या कह रहे हैं? बेस्ट टाइप ऑफ इंसेंटिव हैज़ बीन यूज्ड। किस टाइप का इंसेंटिव है ये बता दो, और ये इंसेंटिव किस टाइप का है? मॉनेटरी है या फिर नॉन मॉनेटरी है? दूसरा क्वेश्चन, पहला तो उसका नाम बताना है, फिर वो इंसेंटिव क्या है, मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी ये बताना है, और उसी इंसेंटिव की जो आपने यहाँ पता करोगे उसकी डेफिनेशन देनी है। ठीक है भाई, कि उसे क्या बोलते हैं। अब पढ़ना स्टार्ट करें। In a renowned hospital having 300 beds, the CEO of the hospital congratulated the exceptionally performing employees by meeting in person. मतलब एक जाना माना एक हॉस्पिटल है जहाँ 300 बेड्स हैं, और जो हॉस्पिटल के सीईओ हैं वो कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं उन एम्प्लॉयज़ को जिन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। Sometimes the name of the employee of the month is displayed on the notice board at the main entrance along her फोटोग्राफ। इसका मतलब ये है जैसे अब वो सीईओ आए, उन्होंने देखा कि जो बेटर परफॉर्म करने वाले एम्प्लॉयज़ उनको कॉन्ग्रेचुलेट करो। इट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग कि आप उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन अप्रिशिएशन के साथ साथ इन्होंने क्या किया, जो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ना उनकी फ़ोटोग्राफ के साथ एक नोटिस बोर्ड पर जो मेन एंट्रेंस पे लगा हुआ है उस पर डिस्प्ले किया, और ये लिखते हुए कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, इस मंथ का एम्प्लॉय कौन है जो उसने बेस्ट परफॉर्म किया है। अब भाई ये चीज़ें जब देखते हैं ना कि हमें इतना रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है, तो ये चीज़ें हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी देती हैं। और ये पैसों के रूप में नहीं है भाई, एक नोटिस बोर्ड पर जो मेन एंट्रेंस पे लगा है उसमें आपकी फ़ोटो के साथ आपका नाम मेंशन किया जा रहा है और बेस्ट परफॉर्मर लिखा जा रहा है, तो ये क्या है, एक रेपुटेशन बिल्ड होती है। और ये आपको पैसे नहीं दे रही है, ये नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव का पार्ट है, लेकिन ये क्या है, आपको स्टेटस प्रोवाइड कर रही है, आपको रिकॉग्नाइज कर रही है। तो रिसेंटली जो कंपनी ने वेंट अ स्टेप अहेड, आगे एक स्टेप लिया और डिस्ट्रीब्यूट की टी शर्ट्स भी दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को हु हैव बीन एमंग द टॉप 3 परफॉर्मर्स। किनको दी है? जो टॉप 3 परफॉर्मर हैं, सिर्फ उनको टी शर्ट भी प्रोवाइड की गई। ऑन द एम्प्लॉय डे, एम्प्लॉय जो डे होता है उसमें हर साल एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूट करते हैं लॉट, और उनको रिवॉर्ड भी किया था, अवार्ड भी। अब इसमें 3 चीज़ें आपने नोटिस की बच्चों। पहली चीज़, ये उन्हें रिवॉर्डेड भी देते हैं, अवार्ड भी देते हैं। दूसरी चीज़, टी शर्ट प्रोवाइड करते हैं, और तीसरी चीज़, उनका नाम नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले भी करते हैं। इन तीनों चीज़ों में पैसे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इन तीनों चीज़ों में एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है। और जब एम्प्लॉयज़ को रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है तो कौन सा इंसेंटिव हुआ? नाम से ही पहचान लो, एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन। और इसमें आपको पैसा नहीं मिल रहा है, इसमें आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जो आपकी रेपुटेशन स्टेटस बिल्ड होने से आ रहा है। तो ये क्या हो गया? नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। तो यहाँ का आंसर हुआ नॉन मॉनेटरी, और ये हुआ बच्चों एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन। और इसकी डेफिनेशन भाई यही है, इमोशनली सेटिस्फेक्शन, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, जो आपको इन सारी चीज़ों से मिलता है जब आपको आपके सुपीरियर के थ्रू एप्रिसिएशन मिलता है, उनके थ्रू रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही। अब हम आपका डायरेक्टिंग का जो आपका केस स्टडी सीरीज है उसका सिर्फ एक सेशन बाकी है, बाकी सारे केस स्टडी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें इंसेंटिव्स भी आ गए हैं, मोटिवेशन भी आ गए हैं, नीड्स भी आ गए हैं। तो जब ये सारी चीज़ें सॉल्व कर रहे हैं तो बच्चों आप भी उस चीज़ की प्रैक्टिस करते चलिए। मैं इसीलिए ये बोलती हूँ क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब प्रैक्टिस नहीं होगी तो चीज़ों को आप इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे कि आप किस हद तक कर पा रहे हैं क्वेश्चंस, या क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपनी क्वेरीज प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, कोई फीडबैक अपना ज़रूर दीजिए कि कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल पर आना बिल्कुल मत भूलिए, वेयर लर्निंग नेवर स्टॉप। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। थैंक यू।